नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जितने भी मेरे साथी जुड़ चुके हैं सेशन को एक बार लाइक करके फटाफट से अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। फिर बात करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन की शुरुआत से पहले मैं चाहूँगा एक बार सभी मेरे साथी मेरे साथ जुड़ेंगे और जो साथी जुड़ चुके हैं वो सेशन को लाइक करके फटाफट से शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना, और वो ये है कि आज हमारे ऑफर का लास्ट दिन है। जो भी साथी इच्छुक हैं, जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो आज जुड़ सकते हैं। ठीक है, पशु परिचर पार्ट ए के लिए संपूर्ण राजस्थान जीके के 500 प्लस व्याख्यात्मक क्वेश्चन है। कितने? 500 प्लस व्याख्यात्मक क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। और ये आपको अब तक दिए जा रहे थे मात्र 99 रुपए के, और आज भी ये 99 रुपए के ही रहेंगे। आज के बाद इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 500 प्लस प्रश्न व्याख्यात्मक उत्तर के साथ मिलेंगे और परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, और सभी टॉपिकों को इसमें समावेश किया गया है। इतिहास से भी है, कल्चर से भी है, ज्योग्राफी से भी है। लगभग टॉपिकों को जो है इसमें समाहित किया गया है जो एग्जाम उपयोगी है। 80% ऑफ के साथ अभी आपको 99 रुपए में मिल रहे हैं। तो जो भी साथी इच्छुक है वो जाकर के परचेज कर सकता है। आज और 99 रुपए का है। कल से इसके आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी जाके कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, अगला हमारा है वो है पशु परिचर पार्ट बी। पार्ट बी में आता है आपका पशुपालन। ये 45 नंबर का है पार्ट बी, और 45 नंबर का केवल क्या आएगा? पशुपालन आएगा। इस संपूर्ण पशुपालन का थ्योरी का क्लास, ये थ्योरी की क्लास इसमें मिलेगी आपको। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास पीडीएफ, और इसमें चल रहा है 70% का ऑफ। ये आपको मिल रहा है अभी 299 रुपए में। इसका भी आज लास्ट दिन है। तो जो भी साथी इच्छुक है परचेज करने की जाकर के परचेज कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है परचेज करने में 9614444490 ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आपका ये जो कोर्स रहेगा ये टिल एग्जाम डेट तक रहेगा। आप आराम से आप एग्जाम तक पढ़ सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़े वीडियो को, एक बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो अभी परचेज कर सकते हैं। 299 रुपए का अभी मिल रहा है। जाकर के फटाफट से परचेज कर लीजिएगा। डेमो क्लास भी आपको वहां पर मिलेगी फ्री में। आप ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास फ्री में देख सकते हैं। ऐप का लिंक लाइव कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। जिसको भी जो भी इच्छुक है आज परचेज कर लीजिएगा, फिर कल बढ़ जाएगा, फिर मत बोलना। चलो आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, कोकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? रणकपुर को, पुष्कर को, आबू को, मचकुंड को? बताओ साहब, किसको कोकण तीर्थ के नाम से हम लोग जानते हैं? किसे कोकण तीर्थ कहा जाता है? नमस्कार सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, दिल से बहुत बहुत स्वागत। चलो कोकण तीर्थ की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, कोकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? तो कोकण तीर्थ जो कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किसको कहते हैं? फटाफट बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे विद्यार्थियों का RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कोकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? तो फटाक से आंसर आना चाहिए। रणकपुर, पुष्कर, आबू, मचकुंड। चलो तो बेटा याद रखना, कोकण तीर्थ जो कहा जाता है, कोकण तीर्थ हिंदुओं का 5वां तीर्थ, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, 5वां तीर्थ, तीर्थराज है ना, तीर्थराज। कोकण तीर्थ हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। ये सारे किसके नाम है? ये सारे मेरे साथियों आपके पुष्कर के नाम है। किसके नाम है? पुष्कर के नाम है। पुष्कर कहां है? आप सभी तो जानते हैं, अजमेर में है पुष्कर। और पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, जहां पर मेला भी लगता है। मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को यहां मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहां मेला लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला जो है राज्य का सबसे रंगीन मेला, यहां जो मेला लगता है उसमें द्वीपदान भी किया जाता है। पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? बागोर सभ्यता साथियों कौन से काल से संबंधित है? पाषाणकालीन है। अच्छा, इस बागोर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। चलो फटाफट चलो भाई, सारे के सारे
सभी का बहुत बहुत स्वागत। पीएसएस प्रणाम सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शेर। चलो हाँ, अब आ जाओ फटाक से सारे के सारे। देखिए शेयर कर दो, लाइक कर दो, जो करना चाहे कर दो, फटाफट से आ जाओ पर। जी हाँ, देखो यहां अगर हम बात करेंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैं देख पा रहा हूं। कुछ एक बच्चे गलती कर रहे हैं, है ना। और ये क्वेश्चन मेरे भाई कई बार एग्जाम्स में बार बार सीधा सीधा आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में फंसा हुआ क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखेंगे, बागोर सभ्यता आपकी कहां है? ये भीलवाड़ा जिले में है। बागोर की सभ्यता कहां है साथियों? बागोर की सभ्यता है आपकी भीलवाड़ा जिले में, याद रखना है। कौन सी नदी पर है ये? कोठारी नदी पर है। ये कोठारी नदी पर ये सभ्यता विकसित हुई है, कोठारी नदी पर। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो बागोर की सभ्यता है ये भीलवाड़ा जिले में है, कोठारी नदी पर है। और ये मेरे साथियों यहां से अगर हम बात करेंगे तो किसके अवशेष मिले? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से किसके अवशेष मिले? तो पशुपालन के अवशेष कहां से मिले? पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले साथियों? चलो बहुत अच्छे, संघर्ष ही जीवन है, बहुत अच्छी बात है। लो, गुर्जर जाति का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आसिंद किस जिले में? बताओ, ये पहले भी करवाया हुआ है, बताओ। चलिए देखो भाई, अगर हम बात करेंगे यहां पर गुर्जर जाति का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान धार्मिक स्थल आसिंद जो है, ये आसिंद कौन से जिले में है? बताओ देखिए बराबर से। तो आसिंद है साथियों आपका भीलवाड़ा जिले में। आसिंद का संबंध किससे? देवनारायण जी से है, देवनारायण जी से है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो आपका आसिंद है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये खारी नदी के किनारे। एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी नदी के किनारे? ये खारी नदी के किनारे ये स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न हमारा है, आदिवराय की उपाधि जिसने धारण की थी वो कौन था? भाई आदिवराय की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? परमार भोज ने, मिहिर भोज ने, पृथ्वीराज ने, विग्रहराज ने? जल्दी चलो देखिए बराबर से। योगेश चौधरी, सुरेश कुमार, पूजा नायक, प्रियंका, राधा, राजकुमारी। चलो जल्दी जल्दी देखिए बराबर से। योगेश, अनिरुद्ध शर्मा। देखो भाई यहां आप याद रखना, मिहिर भोज ने। किसने? सम्राट मिहिर भोज के द्वारा। एकदम सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा यहां पर। आगे है, दोराय का युद्ध किसके मध्य हुआ था? दोराय का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, बाबर और सांगा के बीच में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में, औरंगजेब और दारा के बीच में। दोराय का युद्ध कहां लड़ा गया? अजमेर में। अच्छा, किस किस के बीच में लड़ा गया था बताइए। देखिए बहुत अच्छे, बाबर और सांगा के बीच में। गलत होगा है बी, जिसका आंसर यहां पर आ रहा ना, गलत होगा। दोराय का जो युद्ध लड़ा गया था, दोराय का युद्ध यह है, एक उत्तराधिकारी युद्ध है मेरे साथियों। ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें दारा सिकों की हार हो गई थी, औरंगजेब की विजय हुई थी। तो यहां सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। औरंगजेब एवं दारा सिकों के मध्य लड़ा गया यह युद्ध है। किस किस के बीच में? औरंगजेब एवं दारा सिकों के मध्य लड़ा गया यह युद्ध है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 4 शिष्टमंडल भेजे थे, तीसरे में कौन गया था? जमा भट्टो, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो चौथे में गया था टोडरमल। इसने पूछा तीसरे में कौन गया था? भगवंत दास गया था। तीसरे में कौन गया था? तीसरे शिष्टमंडल में गया था भगवंत दास। तीसरे शिष्टमंडल में कौन था साथियों? भगवंत दास। बिल्कुल सही होगा। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार या 22वीं की भरमार थी? बताइए फटाफट से। राजा मानसिंह, राजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह। किसके दरबार में गंधर्व 22वीं? बताइए। कोई बात नहीं है, जिसको लाइक करना हो करो, नहीं करना है पढ़ो आराम से। लाइक शेयर जरूर कर देना, बट शेयर जरूर कर देना सेशन को। जिनको भी एक बार फटाफट से, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक करके शेयर कर देना भाई मेरे। देखो यहां इसका सही आंसर क्या होगा? सवाई प्रताप सिंह से होगा। सवाई प्रताप सिंह की अगर बात करेंगे तो ये किस नाम से रचना करते थे? सवाई प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से रचना करते थे। किसके नाम से? ब्रज निधि के नाम से रचनाएं किया करते थे। ब्रज निधि के नाम से रचना, है ना। ये ब्रज निधि के नाम से रचना किया करते थे। सवाई प्रताप सिंह किसके नाम से रचनाएं किया करते थे? ब्रज निधि के नाम से रचनाएं किया करते थे। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा आपका? बी एकदम राइट आंसर होगा। आगे देखो, बणिठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? जो बणिठनी है साथियों, बणिठनी का जो चित्र बनाया गया था, आप सभी को अच्छे से पता है, बणिठनी को कहते हैं भारत की मोनालिसा। क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा।
भारत की मोनालिसा, और कहा किसने था? एरिक डिक्सन ने कहा था। किसने कहा था? एरिक डिक्सन के द्वारा कहा गया था। एरिक डिक्सन के द्वारा इसको कहा गया था भारत की मोनालिसा। निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद, अमर सिंह, क्या सही होगा बताओ? चलो जल्दी से बराबर से। सुनील, अनीशा, हुक्मचंद, फटाफट फटाफट आओ। देखिए सारे के सारे देखो बेटा, यहां बनी ठनी की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसका सही आंसर होगा निहाल चंद। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद ना। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है? ये किशनगढ़ शैली का चित्र है। कौन सी? किशनगढ़ शैली का चित्र है, किशनगढ़ शैली। और आप सभी को अच्छे से पता है किसके काल में या किसके समय बनाया गया था। ये सावंत सिंह के समय का है ना। सावंत सिंह जो है, जिसको नागरीदास के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। नागरीदास के नाम से उनको जाना जाता है। तो यहां सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निहाल चंद। बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? सांबर झील राज्य की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और राजस्थान की भी सबसे बड़ी झील है। इसका विस्तार 3 जिलों में है। एक तो जयपुर में पाया जाता है, एक अजमेर में पाया जाता है, और एक नागौर में पाया जाता है। जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो बताना आपको यह है कि जो सांबर झील है, ये सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? जल्दी बताओ। देखिए बराबर से, शाबाश। जयपुर। ओके, देखते हैं, सबको बताना है फटाफट फटाफट, ध्यान चलाना चाहिए सबके। बेटा सांबर झील का जो अधिकांश भाग आपका है, ये जयपुर जिले में है। इस सांबर झील का पूछा जाता है कि इसका प्रशासनिक कार्यालय कहां है? प्रशासनिक कार्यालय कहां है साथियों इसका? तो इसका प्रशासनिक कार्यालय जो है, प्रशासनिक कार्यालय ये भी आपका जयपुर में है। सांबर झील का प्रशासनिक कार्यालय भी कहां है? जयपुर में है साथियों। सांबर झील का प्रशासनिक कार्यालय भी कहां है? जयपुर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? छप्पन का मैदान आपको पता होना चाहिए। छप्पन का मैदान क्या है साथियों? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में आप पढ़े होंगे। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों का समूह है। 56 नदी नालों का समूह है, नालों का समूह है, या 56 गांवों का समूह, या 56 गांवों का समूह है। गांवों का समूह है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है 56 का मैदान। और साथियों ये 56 का मैदान कहां है आपका? ये माही नदी बेसिन का भाग है। किसका पार्ट है ये माही नदी बेसिन का पार्ट है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी बेसिन, जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना, 56 की पहाड़ियां कहां हैं? 56 की पहाड़ियां कहां हैं साथियों? 56 की पहाड़ियां, तो 56 की पहाड़ियां आपकी बाड़मेर जिले में पाई जाती है, याद रखना। 56 की पहाड़ियां कौन से जिले में है? बाड़मेर में। 56 का मैदान कहां है? ये आपका माही नदी बेसिन में है, लेकिन 56 की पहाड़ियां कहां है? ये याद रखना, बाड़मेर जिले में है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी? हाड़ौती का पठार है क्षेत्र। इस हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? देखिए फटाफट से बताओ सारे के सारे। शाबाश, बहुत अच्छे। दक्षिण पूर्वी। ओके, दक्षिण पश्चिम भी आंसर आ रहा है। शाबाश, क्या बात है भाई। दक्षिण पश्चिम बेटा गलत है, जिसका भी दक्षिण पश्चिम आया गलत है। देखिए सबका आंसर आना चाहिए फटाफट से। देखो हाड़ौती के पठार में किसको सम्मिलित करते हैं? तो यहां पर है कोटा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यहां है बूंदी। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये दक्षिण है, ये पूर्व है। तो ये कौन सी हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो यहां पर राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है ये हाड़ौती के क्षेत्र में आता है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नाम तो सुना ही होगा, सुना है सर। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, राम राम सा, बहुत बहुत स्वागत है थारा सबका। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? किस लोक देवता को ग्वालों का पालनहार, और ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है साथियों, ग्वालों का पालनहार किसे कहा जाता है? देवनारायण जी, तेजाजी, रामदेव जी या देव बाबा? बताओ देखिए। ओके, ग्वालों का पालनहार किसे कहा जाता है? छोरो, देवनारायण जी को कहते हैं क्या? देवनारायण जी को ग्वालों का पालनहार नहीं कहते, इनको कहते हैं ईंटों का श्याम। क्या कहते हैं इनको? ईंटों का स्वामी या ईंटों का श्याम किसे कहा जाता है साथियों? देवनारायण जी को कहा जाता है ईंटों का श्याम। तेजाजी, तेजाजी को कहते हैं धोलिया वीर, है ना। तो फिर कौन से भाई? आपके रामदेव जी है क्या? रामदेव जी नहीं, रामसा पीर, रोनीचरा धनी, पीरों के पीर, ये होंगे देव बाबा। देव बाबा को कहते हैं ग्वालों का पालनहार।
और इनका संबंध है नगला जहाज से। कहां से है? नगला जहाज भरतपुर से है। और मैंने कई बार आपको बताया है कि इनकी सवारी क्या है, ये भैंसे की सवारी करते हैं। और इनको अगर खुश करना हो तो 7 ग्वालों को भोजन करवा दो, ये खुश हो जाएंगे। आगे देखो, आमजा माता किनकी कुलदेवी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आमजा माता कुलदेवी है किनकी है भाई? ग्रासिया जनजाति, मीणा, भील, सहरिया। आमजा माता कौन सी या किनकी कुलदेवी है? ग्रासिया जनजाति की है, मीणा जनजाति की है, भीलों की है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ, ओके लक्ष्मण, ओके। देखो, ग्रासिया जनजाति, भील, मीणा, सहरिया। आमजा माता जो है साथियों भीलों की है। आमजा माता किसकी है? भीलों की कुलदेवी, याद रख लेना। भीलों से इनका संबंध है, एकदम सही होगा भील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भील। आगे देखो, निम्न में से किस लोक देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं? 1857 की क्रांति की देवी सिर हैं, 10 सिर 54 भुजा, 10 सिर 54 भुजा। कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी कौन है? वो कौन है बताइए? आ गया आंसर आ गया, शाबाश। सबका आना चाहिए, बट सबका आना चाहिए भाई, प्रत्येक बच्चे का आंसर चाहिए। हाँ देखो, यहां याद रखना साथियों, ये आपकी होगी कौन सी? सुगाली माता। और सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है। किसकी? कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ का जो ठाकुर था, कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है। चंपावत की कुलदेवी कौन सी है? चंपावत की कुलदेवी है साथियों, वो है आपकी सुगाली माता। आहुआ की ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी कौन सी है? सुगाली माता। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है बताओ सर? सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा कच्चा माल कौन से जिलों से मिलता है? अब सूती वस्त्र उद्योग के लिए बेटा कच्चा माल क्या चाहिए होगा? सूती वस्त्र उद्योग ये कृषि पर आधारित है। क्या है? कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि पर आधारित है सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग कौन सा साथियों? तो वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। और ध्यान रहे ये आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ से, क्योंकि इसको कच्चा माल क्या चाहिए होता है? कपास। कच्चा माल क्या चाहिए होता है? अरे कच्चा माल क्या चाहिए? कपास चाहिए साथियों। क्या चाहिए? कपास। और कपास को क्या कहते हैं राजस्थान में बताइए? स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं और वैसे क्या कहते हैं? तो वैसे इसको कहा जाता है सफेद सोना। क्या कहते हैं? वैसे कहते हैं सफेद सोना, और स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं बढ़िया। इसका उत्पादन किसमें होता है? गांठों में। उत्पादन किसमें होता है? गांठों में इसका उत्पादन होता है। गांठों में उत्पादन होता है। गांठों में उत्पादन। और प्रत्येक गांठ का वजन कितना होता है? प्रत्येक गांठ का वजन होता है 170 केजी। 170 केजी की प्रत्येक गांठ होती है इसकी। शाबाश मेरे साथियों, बहुत अच्छे। आगे देखो, छातों अम्ब्रेलो के लिए प्रसिद्ध बताओ जल्दी। छात्रों के लिए अम्ब्रेलो के लिए कौन प्रसिद्ध है? जय हिंद भाई, जय हिंद। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम, जय हिंद। चलो आ जाओ फटाफट से। छातों के लिए या अम्ब्रेलो के लिए प्रसिद्ध है तो बेटा ये फालना प्रसिद्ध है। फालना तो कहां पड़ता है? पाली में पड़ता है आपका। इसमें दिक्कत है क्या? कछु दिक्कत ना है। सांगानेर से बहुत बार प्रश्न आता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथ से कागज निर्माण के लिए। हाथ से कागज निर्माण, रंगाई छपाई के लिए, है ना। राजस्थान के जो वर्तमान सीएम है ना, राजस्थान के जो वर्तमान सीएम है वो सांगानेर विधानसभा से ही जीत करके जाते हैं ना। राजस्थान से जो वर्तमान सीएम है वो सांगानेर विधानसभा से, भजनलाल जी सांगानेर विधानसभा से ही जीत करके गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो 5 जगह से खंडित होने के बाद भी पूजित है या पूजा जाता है, कौन सा बताइए? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद। राज्य का एकमात्र ऐसा शिवलिंग कौन सा है भाई? या देश में एकमात्र ऐसा कहां है? डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर में कहां पर है? वेणेश्वर धाम में है। वेणेश्वर धाम, नौटापुरा गांव, जिला डूंगरपुर। यहां पर जो शिवलिंग है ये 5 जगह से खंडित है। कितनी जगह से? 5 जगह से खंडित है। 5 जगह से खंडित है। उसके बाद भी इसकी क्या होती है? पूजा होती है। उसके बाद भी इसकी क्या होती है? पूजा होती है। आगे देखो, राज्य का वह संभाग जिसमें मुख्यतः काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें मुख्यतः काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता हो? अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग। बताओ देखें जल्दी जल्दी। वाह रे वाह रे वाह, लाडले वाह।
छा गया गुरु, छा गया। देखो यहां अगर हम बात करेंगे ना, राजस्थान का एकमात्र वह संभाग कौन सा है साथियों जिसमें काली, सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार, कोटा संभाग। और काली मिट्टी आप सभी को पता है, काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक कपास की कृषि होती है। इसी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी इसको कहा जाता है। और इस मिट्टी में सर्वाधिक नमी धारण की क्षमता होती है, किसकी? नमी धारण की। सबसे ज्यादा नमी धारण करने वाली यही होती है। स्वतः जुताई का गुण इसमें पाया जाता है, स्वतः जुताई का गुण इसमें पाया जाता है साथियों, जुताई का गुण इसमें पाया जाता है। ये चीजें ध्यान रखोगे ना? बिल्कुल सर रखेंगे। चलो तो फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन देख लो। क्या है अगला क्वेश्चन? मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? फारसी, अरबी, जर्मन, अंग्रेजी। मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? फटाफट से बताइए जल्दी से। हाँ, और फटाफट से मेरे भाई जिन जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी साथियों से अनुरोध है एक बार सेशन को लाइक करो फटाफट से, और शेयर खड़का दो अपने मित्रों तक, शतक प्लस करो जब तक तो सांस नहीं आएगी मेरे को ना। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बढ़ते सो के पार टिकाना सेशन को। चलो देखो, अरबी सही होगा इसका, ऑप्शन बी अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी का है? हाँ, अरबी भाषा, बहुत अच्छे। अरबी भाषा के मौसम शब्द से वायु की दिशा। शरद विषु कब होता है? एक वर्ष में 2 विषु होते हैं, एक होता है 21 मार्च को, एक होता है 23 सितंबर को। ये विषु क्या होता है? विषु का मतलब है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं? विषु कहते हैं। तो 21 मार्च को जो होता है इसको कहते हैं बसंत विषु, बसंत विषु। और 23 सितंबर को जो होता है इसको कहते हैं शरद विषु, शरद विषु। इसने क्या पूछा है? इसने शरद विषु पूछा। शरद विषु 23 सितंबर, ऑप्शन में है क्या? ये रहा, 23 सितंबर को होता है शरद विषु आपका। कब होता है? 23 सितंबर को होता है शरद विषु। बेटा 21 को तो क्या होता है? ग्रीष्म या बसंत, ग्रीष्म या बसंत विषु होता है। ग्रीष्म या बसंत विषु कब होता है? तो ग्रीष्म या बसंत विषु होता है आपका 21 को मार्च को। आगे देखो, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृति भाग का पार्ट है? गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश किसको कहते हैं? लूनी बेसिन का पार्ट, लूनी बेसिन को कहते हैं, लूनी बेसिन। और जो लूनी बेसिन है किसका भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, हाड़ौती के पठार का, घग्गर के मैदान का, किसका भाग है भाई? जल्दी चलो, हाँ चलो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। सॉरी लेट हो गए, कोई बात नहीं है, अब चलो फटाफट से आ जाओ सारे के सारे। देखो यहां इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी थारका मरुस्थल। अच्छा, गोडवाड़ प्रदेश, मैदानी भाग, हाड़ौती, घग्गर प्रदेश नहीं, ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश, क्योंकि लूनी बेसिन को कहा जाता ना। लूनी बेसिन कहां है? आपके मरुस्थल वाले पार्ट में है। लूनी बेसिन घग्गर बेसिन में तो नहीं आएगा। बिल्कुल ओके ओके। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग कौन सी नदी नहीं है? बताओ कौन सी नदी का बेसिन नहीं है? बनास बाणगंगा का नहीं है, चंबल बेसिन नहीं है, मध्य माही बेसिन नहीं है, या फिर लूनी बेसिन नहीं है। इनमें से एक नदी बेसिन ऐसा है जो राजस्थान में नहीं पाया जाता, सॉरी मैदानी भाग में नहीं पाया जाता। अब वो कौन सा है मेरे साथियों? तो बेटा याद रखना, ये आपका लूनी बेसिन जो है ना, लूनी बेसिन, क्योंकि लूनी पश्चिमी राजस्थान की है तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, यानी कि ये मरुस्थल में पाया जाता है। ये मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का पार्ट है ये, न कि मैदानी भाग का पार्ट है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। लूनी बेसिन को हम लोग कहते हैं गोडवार बेसिन। क्या कहते हैं? गोडवार बेसिन कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जिप्सम का सबसे ज्यादा, जिप्सम, हरसोट, बताओ फटाफट से। मजा नहीं आया यार सेशन में, हैं? वो मजा नहीं आया भाई, जो आना चाहिए ना वो वाला मजा नहीं आ रहा सेशन में। कि तो ऐसा धक्का मारते अभी तक तो ना रेल बना देते, सीधे फ्लाइट कर जाते। हाँ देखो भाई, यहां अगर हम बात करेंगे ना, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा जिला जिप्सम के लिए, जिप्सम के लिए कौन सा जिला भाई? जिप्सम के लिए किसको प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। जिप्सम के लिए कौन होगा? ऑप्शन डी। अच्छा, राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम का प्रयोग उत्पादन कहां होता है? बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? किस जिले में होता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन, ये कौन से जिले से होता है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है नागौर से। कहां से होता है?
राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन नागौर जिले से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला, विश्व का, ध्यान से समझो, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट किस्म का कोयला हमारे राजस्थान में मिलता है। कहां? खारी, पलाना, मेड़ता रोड, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई नया ही स्थान है? बताओ देंगे जल्दी से। वाह रे वाह, पलाना, शाबाश। चलो फटाफट से, गर्दा उड़ता रहना चाहिए, धड़ल्ले से उड़ता रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका पलाना। और पलाना आपका कहां पड़ता है साथियों? पलाना तो आपका पड़ता है बीकानेर में। कहां पड़ता है? पलाना तो आपका पड़ता है बीकानेर में। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर पलाना, बीकानेर। क्या होगा? पलाना, बीकानेर। बहुत अच्छे, शाबाश। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, आप देखेंगे और पता चलेगा आपको कि ये तो सरल क्वेश्चन है, ये तो करवाया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। भाखड़ा नागल में राजस्थान का हिस्सा 15.22। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी घास है? शेवण, एंचा, मोथा, बांस। ये एंचा है, बताओ सबसे लंबी घास कौन सी है? देखो, शेवण पाई जाती है जैसलमेर में, और इसी में हमारा राज्य पक्षी गोडाउन अंडे देता है। एंचा पाई जाती है केवलादेव में, जो लंबी घास है जिसमें पक्षी फंस करके मर जाते हैं, जिसे जहरीली घास कहते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार में। मोथा घास पाई जाती है आपकी, ये दो बाकी जगह पर देखने को मिलेगी, लेकिन बांस सही होगा यहां पर। बांस को कहते हैं हरा सोना या आदिवासियों का हरा सोना। हरा सोना या आदिवासियों का हरा सोना, ये बांस सबसे लंबी घास है। बांस को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको घास की श्रेणी में रखा जाता है, ध्यान रख लेना। चलो, एकमात्र ऐसी देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, एकमात्र ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पूजा खंडित रूप में होती है? शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नारायणी माता। बताओ फटाफट से, नितिन जाट। चलो फटाफट फटाफट आओ भाई, सारे के सारे। एकमात्र ऐसी देवी कौन सी है जिसकी पूजा खंडित रूप में होती है? शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नारायणी माता। साथियों ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है, यह देवी है आपकी शीतला माता। और शीतला माता का मंदिर कहां है? चाकसू, जयपुर में। कहां पर है? चाकसू में है। चाकसू जयपुर में कौन सी डूंगरी पर? बताओ। चाकसू जयपुर में सील की डूंगरी। कौन सी डूंगरी? सील की डूंगरी। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में ये बना हुआ है। और याद रखना साथियों, ये मंदिर किसने बनवाया था? इनका मंदिर निर्माण किसने करवाया? बताओ, क्वेश्चन आया हुआ है, मंदिर निर्माण किसने करवाया था? शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इस मेले को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी मेला कहा जाता है। ठंडे पकवानों का इसके भोग लगता है। निम्न में से किसे दादी जी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ, वह कौन सी देवी है जिसको दादी जी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ जल्दी से। नारायणी माता, रानी शक्ति, करणी माता, इनमें से कोई नहीं। किसको जानते हैं? पढ़ाइए भाई। अगर हम बात करेंगे ना दादी जी के नाम से, किसको जानते हैं? दादी जी के नाम से किसको जानते हैं? तो दादी जी के नाम से जाना जाता है नारायणी माता को, रानी सती को, या करणी माता को। तो नारायणी माता को, सॉरी, रानी सती को जानते हैं। रानी सती जो है, इसका वास्तविक नाम तो क्या था? वास्तविक नाम तो था इसका नारायणी, सॉरी, हाँ नारायणी। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम क्या है इसका? क्या लिख रहा हूं मैं? वास्तविक नाम इसका क्या था? तो वास्तविक नाम था साथियों इसका नारायणी। नारायणी था, लेकिन लोग इनको प्रेम से यहां के लोग क्या कहते हैं? दादी जी के नाम से भी इनको जानते हैं। तो बी सही होगा, झुंझुनू में है ये। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? बताओ, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब करते हैं? जल्दी बताओ बराबर से। मकर संक्रांति पर करते हैं, विजयदशमी पर करते हैं, होली पर करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? अरे खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? इतना सरल प्रश्न, उसका भी आंसर नहीं आ रहा, बताओ। ओके राजकुमारी, चलो देखो सर, आप हमारी पता नहीं क्या कह रहे हो सर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। क्या बात सुने आपकी? बताओ। विजयदशमी, ओके, बहुत अच्छे। विजयदशमी, अश्विन माह की विजयदशमी जो अश्विन माह में आती है ना, उसी विजयदशमी को जो है मेरे साथियों क्या करते हैं, इनका खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ फटाफट से। देखें, खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर आना चाहिए जल्दी से। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर 1978 को पहली बार मनाया गया था। कहां पर? खेजड़ी गांव, जोधपुर में, खेजड़ी में, है ना। उसके बाद प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अब ये प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, प्रतिवर्ष ये 12 सितंबर को मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष 12 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, लो आ जाओ। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ हुआ? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संबंध बताइए बराबर से, जल्दी जल्दी बराबर से। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हर हर महादेव, नमस्कार, राम राम। चलो साहब भाई बराबर से आ जाओ सारे के सारे। और भाई मेरे लाइक भी बढ़ाओ, लाइक भी बढ़ाओ सारे के सारे मिलकर के, जल्दी से लाइक भी बढ़ा दो बराबर से। सभी का सही आंसर आ रहा है। पशु परिचर का क्लास का टाइम क्या है? तो ये भी पशु परिचर के लिए ये भी है। और इसके बाद में पशुपालन की जो क्लास चलती है वो चलती है 8:30 बजे, 8:30 बजे चलती है। तो यहां सही आंसर सभी बच्चों का आ रहा है, बहुत अच्छे, शाबाश। 8:30 बजे चलती है सुनीता। रोहिड़ा के पुष्प का रंग होता है भाई, बीएसटीसी भी ले सकते हो, पशु परिचर वाले भी इस क्लास को ले सकते हो, सब ले सकते हैं आप लोग ना। जीके तो जीके है, ऐसा थोड़ी ना कि बीएसटीसी की जीके अलग है, पीटीडी की अलग है, पशु परिचर की अलग है, या किसी और एग्जाम की अलग है। जीके सब में एक है। देखो, रोहिड़ा के पुष्प की अगर हम बात करेंगे, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हिरमच के समान। रोहिड़ा का जो पुष्प शायद, तो रोहिड़ा का पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का पुष्प है। इसको कहते हैं मारवाड़ की टीक, मारवाड़ की टीक इसको कहा जाता है रोहिड़ा को। इसी को कहते हैं मेरे साथियों मरुशोभा। क्या कहते हैं? मरुशोभा के नाम से भी इसको जानते हैं। रोहिड़ा को एक चूहा नुकसान पहुंचा रहा, जरविल, जरविल नामक चूहा। जरविल नामक चूहा का संबंध किससे है? तो जरविल नामक चूहा जो है मेरे साथियों किसको नुकसान पहुंचा रहा है? जरविल नामक चूहा जो है रोहिड़ा के पेड़ को या रोहिड़ा को नुकसान पहुंचाता है साथियों। गोडाउन पक्षी के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध जंतुवाले कौन सा है? गोडाउन पक्षी जिसका नाम रेड डाटा बुक में दर्ज किया गया है, इसके प्रजनन के लिए कौन सा जंतुवाले जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। देखिए बताओ बराबर से जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। अगर हम बात करेंगे ना यहां पर जयपुर जंतुवाले नहीं होगा बेटा, जो जयपुर दे रहे हैं उनका गलत है, जोधपुर जंतुवाले सही होगा। गोडाउन के लिए कौन सा जंतुवाले? जोधपुर जंतुवाले। ईशरदा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? ईशरदा बांध किस नदी पर है बताइए? बनास पर है, चंबल पर है, माही पर है, सोम पर है। ईशरदा बांध का संबंध कौन सी नदी से बताइए फटाफट से जल्दी से। क्या बात है, बहुत अच्छे। जय जौहर सर, जय जौहर भाई, जय जौहर। चलो जल्दी आओ फटाफट से। कानू की मम्मी, देखो आईडी भी किस नाम से बनाई है बड़द ने। देखो यहां इसका राइट आंसर क्या होगा? ईशरदा बांध जो है बनास, चंबल, माही, सोम। तो ईशरदा बांध जो है साथियों ये आपका बनास नदी पर बना हुआ है। क्या है? बनास पर बना हुआ है। ऑप्शन बी कहां पर है? सवाई माधोपुर में, है ना, सवाई माधोपुर में ये बना हुआ है बनास नदी पर। और फैलाव इसका जो है सवाई माधोपुर एंड टोंक में है। सवाई माधोपुर और टोंक दोनों में इसका फैलाव आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखने की बात है, बिल्कुल रखेंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन से जिले में लगता है बताओ? राज्य का सबसे पुराना पशु मेला कौन से जिले में लगता है बताइए बराबर से जल्दी। ओके ओके, शाबाश। चलते चलो फटाफट से, आते जाओ सारे के सारे। देखो बहुत अच्छे, इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है बाड़मेर में। क्या नाम है? मल्लीनाथ पशु मेला, है ना, मल्लीनाथ पशु मेला। ये कहां लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला कहां लगता है साथियों? ये मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा में। कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में ये लगता है, एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन सी। गुर्जरी, वागन किसकी सहायक नदियां हैं? गुर्जरी और वागन ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, लूनी, काली सिंध, बेड़च। गुर्जरी एवं वागन किसकी सहायक नदियां? फटाफट बताओ जल्दी से। देखिए गुर्जरी एवं वागन किसकी सहायक नदियां हैं? तो साथियों गुर्जरी और वागन किसकी सहायक नदियां होगी? चंबल की है क्या? लूनी की, काली सिंध की, बेड़च की। तो गुर्जरी एवं वागन जो है साथियों ये आपकी किसकी सहायक नदियां? बेड़च की है क्या? काली सिंध की है, लूनी की है, या चंबल की है? तो साथियों ये दोनों जो नदियां ना गुर्जरी और वागन ये बेड़च की सहायक नदियां हैं। बेड़च का ही नाम है आयड़। आयड़ जब तक उदय सागर में नहीं गिरती तब तक इसको आयड़ कहते हैं। उदय सागर में गिरकर निकलने के बाद इसको कहते हैं बेड़च नदी। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे, लूनी नदी के पेटे से नीचाई पर बसा हुआ एकमात्र शहर कौन सा है? RAS प्री एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि लूनी नदी के अगर जल स्तर बढ़ा यानी कि पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश हुई तो बाढ़ कहां पर आएगी? ये क्वेश्चन आया हुआ है RS के प्री एग्जाम में। अब आए तो क्या तुम छोड़ सकते हो उसको? फोड़ेंगे हम तो बताओ फिर फटाफट से सही आंसर क्या होगा इसका?
ओके भाई, ओके, शाबाश, डन, मस्त, गजब, शानदार। देखो यहां इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, यहां होगा बालोतरा। बालोतरा सही होगा। हनुमानगढ़ जंक्शन तो घग्गर के पेटे से नीचे पर बसा हुआ है, घग्गर नदी के पेटे से नीचे पर बसा हुआ आपका हनुमानगढ़ जंक्शन। आगे देखो, सीसारमा और भूजड़ा नदियां किस झील में गिरती है। एक नदी का नाम है सीसारमा, दूसरी का नाम है भूजड़ा। ये दोनों ही कहां गिरती है भाई, अब क्या बोलूं मैं, बोल तो दिया कि शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, 100+ करो फटाफट से। अब ये तो तुम्हारा काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। ये देखो सब्सक्राइब का टारगेट अभी जहां था ना वहीं पे बैठा है, तो सब्सक्राइब भी बढ़ाओ फटाफट से। जिन जिन ने नहीं किया ना फटाफट से करो जल्दी से। देखे जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। बेटा राइट आंसर क्या होगा, सीसारमा और भूजड़ा दोनों किसमें गिरती है, जेसमंद झील में। जेसमंद झील में, सॉरी माफ चाहूंगा, पिछोला झील में, पिछोला झील में गिरती है दोनों, जेसमंद में नहीं गिरती। जेसमंद में तो कौन सी, गोमती, गोमती नदी पर है जेसमंद तो ना। तो ये सीसारमा और भूजड़ा किसमें गिरती है, ये आपकी गिरती है पिछोला झील में। याद रखना ये पिछोला झील में गिरती है मेरे साथियों। पिछोला झील उदयपुर बिल्कुल सही है ना। जिसका आंसर बी आ रहा है गलत है। सामर में कौन सी गिरती है, सामर में गिरती है आपकी रूपनगढ़, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंथा, ये आपकी सामर में गिरती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर में जेसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विच्छेदित व कटापटा पठार निम्न में से क्या कहलाता है। बोराट का पठार, देशरों का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार, सॉरी मेरवाड़ा का पठार। अब जल्दी चलो फटाफट से। उदयपुर में स्थित जेसमंद के आगे पूर्व में कटापटा विच्छेदित पठार क्या कहलाता है। जेसमंद झील के पूर्व में स्थित कटापटा विच्छेदित पठार, इसको कहते हैं लसाड़िया का पठार। क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार। और लसाड़िया का पठार नए जिलों के स्थान पर कौन से में आएगा, सलूम्बर में। नए जिलों के आधार पर किसमें आएगा, सलूम्बर जिले में आ जाएगा। ये उदयपुर में नहीं होगा अब, है ना। जैसे ही नए जिलों से संबंधित बात करेंगे तो सलूम्बर जिले में आ जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, काजरी शोध संस्थान। काजरी और आपरी आए नहीं, ऐसा हो सकता है क्या कभी। काजरी से एक क्वेश्चन कभी ना कभी, मतलब लगभग 1 2 3 एग्जाम में एक बार आता ही रहता है। काजरी या आपरी का मुख्यालय पूछता रहता है। तो आपको तो पता है जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है या उदयपुर में है, बताओ कहां है काजरी का मुख्यालय, कहां है। जयपुर कौन बोला रे, जयपुर बताओ। अरे यार इसमें भी इतनी बड़ी गलती करोगे क्या, छोटे से क्वेश्चन में भी है। देखो इसका सही आंसर होगा जोधपुर में है काजरी का मुख्यालय। कहां है, काजरी का मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर जिले में है। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात कौन से जिले से होता है, उदयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, अजमेर। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है बताइए। औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात कौन से जिले से किया जाता है। तो मेरे साथियों उदयपुर से करते हैं, हनुमानगढ़ से, जोधपुर से या जयपुर से। तो औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों के निर्यात के लिए आपका जोधपुर जिला प्रसिद्ध, याद रख लेना। कौन सा जिला, जोधपुर जिला मेरे साथियों। और ऊन के लिए भी कौन सा जिला, सबसे ज्यादा ऊन भी उत्पादन कौन करता है, सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन भी आपका जोधपुर जिला ही करता है। सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन भी कौन करता है, जोधपुर ही करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले से झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है। झूमिंग प्रणाली की वालरा खेती कहां से होती है बताइए। और इस वालरा खेती में जैसे एक तो करते हैं स्थानांतरित कृषि, एक तो करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जंगलों को जला करके, और एक करते हैं मैदानी भागों में जंगलों को जला करके, मैदानी भागों में जंगलों को जला करके। पहाड़ी क्षेत्रों में जो जंगलों को जला करके करते हैं उसको कहते हैं चिमाता। पहाड़ी क्षेत्र वाले क्या कहते हैं, चिमाता। मैदानी भाग वाली क्या कहते हैं, दजिया। मैदानी भाग वाली क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा, उपरोक्त सभी इन तीनों जिलों में ही होता है। यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है। आदिवासियों द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा आपका यहां पर, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है किसका, जल्दी बताओ बराबर से। राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार है किसका, कौन सी कैसी कृषि है वालरा। अबे भाई वालरा कैसी कृषि है, जल्दी बताओ बराबर से। सारे के सारे साथी जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। अगर वालरा के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तो वालरा कैसी कृषि है। ओके शाबाश, मजेदार, शानदार, गजब। अरे वाह मेरे लाडलो, छा गए गुरु, पत्ती दबा के आ गए, है ना। देखो यहां अगर हम बात करेंगे ना साथियों, इसका एकदम राइट आंसर क्या होगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां जो आपका एकदम परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वालरा कृषि एक स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि बिल्कुल सही होगा। अगला होगा, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से। ओके
राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी चलेंगे बराबर से। और भाइयों मेरे भाई, हमारा जो टारगेट था ना सब्सक्राइबर का, उसमें 13 सब्सक्राइब कम है। आज पहली बार इतना बताना पड़ रहा है कि 13 कम है, वरना कभी नहीं बताना पड़ा है ना। कभी 9, कभी 5, कभी 7, कभी 4, कभी 3 है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल को। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जो है, इनको कहा जाता है राजस्थान का कबीर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? घंटियों का शहर, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए सभी साथियों का। किसको घंटियों का शहर कहा जाता है? अब ये तो आप ही जानते हो किसको कहा जाता है। देखो, घंटियों का शहर जो कहा जाता है साथियों, ये किसको कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है, ये झालावाड़ को कहा, सॉरी झालरापाटन को कहा जाता है। किसको? झालरापाटन को। झालरापाटन कहां है आपको पता है? झालावाड़ में। झालरापाटन कहां है आपका? झालावाड़ में। इसी को कहा जाता है घंटियों का शहर। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। आगे देखो, किस झील के किनारे मुगल सम्राट शाहजहां ने बारादरी बनवाई थी? मुगल सम्राट शाहजहां ने बारादरी का निर्माण कौन सी झील के किनारे करवाया था? आना सागर, फतेह सागर, पुष्कर झील, फाइज सागर। तो फतेह सागर के किनारे तो क्या है? सौर वेधशाला। यहां पर राज्य की पहली सौर वेधशाला, राज्य की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कहां चलाई थी? पिछोला में। तो बताइए बराबर से बेटा, आना सागर के किनारे बनवाई थी बारादरी। यहीं पर कौन सा जहांगीर ने कौन सा बाग लगाया था? दौलत बाग। दौलत बाग को क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। यहीं पर नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के फूलों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। किस झील के किनारे महाभारत की रचना हुई? महाभारत की रचना कहां हुई थी? नक्की झील, पिछोला झील, कोलाय झील, पुष्कर झील। वह कौन सी झील है जिसके किनारे महाभारत की रचना हुई थी? तो भाई वेद व्यास ने महाभारत की रचना कहां की थी साथियों? पुष्कर झील के किनारे बैठ करके की थी। कहां पर? पुष्कर झील के किनारे बैठ करके की थी। तो एकदम सही होगा पुष्कर झील अजमेर। पुष्कर झील अजमेर के किनारे हुई थी साथियों, है ना। पुष्कर झील अजमेर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी का सहकारी क्षेत्र में स्थित कारखाना है? केशवराय पाटन, सूरतगढ़, प्रभात नगर, ब्यावर। जल्दी बताओ, चीनी का सहकारी क्षेत्र में स्थित कारखाना कौन सा है? केशवराय पाटन, सूरतगढ़, प्रभात नगर, ब्यावर। तो बेटा चीनी का सहकारी क्षेत्र में जो कारखाना है ना, वह केशवराय पाटन में है। केशवराय पाटन कहां पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। और ये वर्तमान में क्या हो चुका है? बंद हो चुका है ना। और इसके स्थान पर 1000 मेगावाट का क्या है? 1000 मेगावाट का गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। गैस आधारित विद्युत संयंत्र यहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है ना। गैस आधारित विद्युत संयंत्र यहां पर स्थापित है। मतलब हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित हुआ बताइए? पहला सीमेंट का कारखाना कहां है? लाखेरी में, मोड़क में, गोटन में, ब्यावर में। राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित किया गया था? तो बेटा राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1915 में स्थापना हुई थी। किस नाम से सीमेंट बनी बताओ? 1915 में स्थापना हुई थी, एसीसी के नाम से सीमेंट बनी थी। एसोसिएशन सीमेंट कंपनी। किस नाम से? एसोसिएशन सीमेंट कंपनी के नाम से बनी थी। तो एकदम सही हो जाएगा लाखेरी बूंदी 1915। उत्पादन कब शुरू किया था? उत्पादन शुरू किया था 1917 में। उत्पादन कब शुरू किया था? 1917। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट का कारखाना कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट का कारखाना जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, श्री सीमेंट ब्यावर, श्री राम सीमेंट कोटा, मंगलम सीमेंट मोड़क। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट का कारखाना। तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता किसकी है? जेके सीमेंट की है। जेके सीमेंट कहां है? जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में है। निम्बाहेड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। उत्पादन माफ चाहूंगा, उत्पादन क्षमता पूछा, सॉरी, ये तो उत्पादन करता है ना। उत्पादन क्षमता पूछा है। उत्पादन क्षमता किसकी है? श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर। श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर। और श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर को 2 बार 2005 में और 2008 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। सबसे कम सीमेंट उत्पादन कौन सा कारखाना करता है? मंगलम सीमेंट, श्रीराम सीमेंट, बिनानी सीमेंट, राजश्री सीमेंट अजमेर। सबसे कम। ज्यादा तो कौन करता है? ज्यादा करता है उत्पादन, वो करता है जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा। उत्पादन क्षमता ज्यादा किसकी? आपके कौन सी है? अभी जो मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है? ब्यावर अजमेर में श्री सीमेंट। और सबसे कम उत्पादन कौन सा करता है? श्रीराम सीमेंट कोटा।
श्री राम सीमेंट कोटा, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किस झील पर 52 घाट हैं? भाई 52 घाट कौन सी झील पर है बताओ? 52 घाट पुष्कर, कोलायत, जयसमंद, ए और बी दोनों। भाई 52 घाट कौन सी झील पर है? जल्दी चलो बराबर से बेटा। 52 घाट पुष्कर पर भी है, 52 घाट कोलायत पर भी है, यानी कि इन दोनों पर 52 घाट हैं। दोनों पर ही 52 घाट है, 52 घाट आपको देखने को मिल जाएंगे। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? खादर, बांगर, दोनों ही नहीं। बताओ क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं, दोनों ही कहते हैं, दोनों ही नहीं कहते। तो बेटा नई जलोढ़ मिट्टियों कहते हैं, वो कहते हैं खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टियों क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टियों कहते हैं बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है बांगर। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है साथियों। अगला प्रश्न है, डेल्टे का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डेल्टे का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? व्हील, चर, डांग या इनमें से कोई नहीं। डेल्टा कहां बनता है? नदियों के मुहाने पर। और डेल्टे के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? डेल्टे के ऊपरी भाग को कहते हैं चर। और डेल्टे का निम्न भाग क्या कहलाता है? डेल्टे का निम्न भाग कहलाता है बिल। डेल्टे का निम्न भाग क्या कहलाता है? तो डेल्टे का निम्न भाग को कहा जाता है साथियों बिल। डांग तो आपको पता ही है, चंबल नदी के आसपास का सघन वनस्पति वाला बिहड़ क्षेत्र स्थानीय भाषा में डांग क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के धौलपुर, कोलित, सवाई माधोपुर में इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः डेल्टे का निर्माण करती है कौन? कहां होता है डेल्टे का निर्माण? नदियां डेल्टे का निर्माण कहां करती है? उद्गम स्थल पर, मुहाने पर, मध्य में या इनमें से कोई नहीं। नदियां डेल्टे का निर्माण कहां करेगी? तो नदियां जैसे जाएगी, प्रवाहित होती है, अपने साथ अवसाद लेकर के जाती है, जैसे जैसे मुहाने की ओर बढ़ती है वैसे वैसे इसका ढाल कम होता है और जाकर के अंत तक कई धाराओं में बट करके इस सागर में गिरती है, जहां पर अपने अवसादों का जमाव करती है। और ये अवसादों का जमाव ही क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है डेल्टा। क्या कहलाता है? डेल्टा। तो डेल्टा कहां बनता है? मुहाने पर। डेल्टा कहां बनता है? नदियों के मुहाने पर बनता है। उद्गम पर नहीं बनता, बीच में नहीं बनता, मुहाने पर बनता है। अगला क्वेश्चन, सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी, जुलाई, जून, अक्टूबर। सबसे ठंडा महीना कौन सा है बताइए? जनवरी है, जुलाई है, जून है, अक्टूबर है? भाई कौन सा है बताओ जल्दी से। हाँ ठीक है साहब, बहुत अच्छे। देखो यहां अगर हम बात करेंगे ना, सबसे ठंडा महीना है आपका जनवरी का महीना। जनवरी का महीना सबसे ठंडा महीना है। और सबसे गर्म कौन सा है? सबसे गर्म महीना कौन सा है? सबसे गर्म महीना है जून। सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो सबसे गर्म है जून। सबसे ठंडा है जनवरी। अगला क्वेश्चन कौन सा? ये रहा। चल रहे। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होती है? दक्षिण गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, देखो उत्तरी गोलार्ध की होती है 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है, ये होती है 21 जून को। याद रख लेना, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होगी। यानी कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की इसने पूछा है। अगर उत्तरी गोलार्ध की पूछता तो क्या होता? उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात ये कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। ये कब होती है? 22 दिसंबर को होती है साथियों। ऊंट अपनी कुबड़ का उपयोग किस काम में के लिए करता है? ऊंट जो है ये अपनी कुबड़ का प्रयोग किस काम के लिए करता है? कुबड़। भारत में ज्यादातर एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, दो कुबड़ वाले ऊंट केवल लद्दाख में आपको मिलेंगे। बेटा यहां याद रखना, ये वसा संग्रहण के लिए करता है, जल संग्रहण के लिए नहीं करता। एक गलत आंसर आ रहा है गुरुजी, एटीट्यूड आ गया है। भाई मेरे किसका एटीट्यूड आ गया है? ये क्या होता है एटीट्यूड, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी, वसा संग्रहण के लिए। सही होगा यहां पर ऑप्शन बी। चलिए आगे। राजस्थान का मरुशोभा कहा जाता है, किसको कहते हैं? मरुशोभा किसे कहते हैं बताइए? रोजड़ा पुष्प, रोजड़ा थोड़ी रोहिड़ा है, गलती से रोजड़ा हो गया ना। यह है रोहिड़ा। रोहिड़ा पुष्प, फोग, केर, चिरमी। बताओ जल्दी से, देखे जल्दी चलो बराबर से। बेटा याद रखना, रोहिड़ा के पुष्प को कहते हैं किसको? मरुशोभा, मारवाड़ की टीक, है ना, मरुस्थल का सागवान, किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? हाँ, रोहिड़ा को कहा जाता है। आगे देखो, निम्न में से किस झील का निर्माण महाराणा विनय सिंह ने करवाया था? विनय सिंह के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया था बताइए?
मोती झील, आना सागर झील, फॉय सागर झील, सिलिसेट झील, वह कौन सी झील है जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह के द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था साथियों सिलिसेट का। सिलिसेट कहां है? आपकी अलवर में है। सिलिसेट झील कहां है? अलवर में है। और इसको कहते हैं साथियों राजस्थान का ननकानन। राजस्थान का ननकानन कहा जाता है, या राजस्थान का नंदक कानन कहते हैं। ननकानन या नंदक कानन किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ननकानन या नंदक कानन कहा जाता है सिलिसेट झील को। आगे देखो, मथाई नदी किस अभयारण्य से गुजरती है? मथाई नदी कौन से अभयारण्य से गुजरती है बताइए? कुंभलगढ़, फुलवारी किनाल, केवलादेव, रणथंभौर। मथाई नदी कौन से अभयारण्य से गुजरती है? कुंभलगढ़, फुलवारी किनाल, केवलादेव, रणथंभौर। जल्दी बताओ फटाफट से। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, एकदम परफेक्ट आंसर यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यार मजा नहीं आ रहा ना, सेशन को शेयर नहीं कर पा रहे तुम लोग। हाँ, धक्का नहीं लग रहा है। ये सही आंसर क्या होगा इसका? कुंभलगढ़, फुलवारी किनाल। तो मथाई नदी जो गुजरती है ना, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है। और इसी मथाई नदी के किनारे आपका रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। रणकपुर का जैन मंदिर इसी के किनारे बना हुआ है। कौन से अभ्यारण्य से? कौन से अभ्यारण्य से गुजरती है? तो ये गुजरती है साथियों आपकी मथाई नदी, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मान बाई का विवाह किस मुगल शासक से हुआ था? सलीम, औरंगजेब, दारा सिकोह, अकबर। जो मान बाई थी साथियों, इसका विवाह कौन से मुगल शासक के साथ हुआ था बताइए? मान बाई का विवाह कौन से मुगल शासक के साथ हुआ था? एक बार लाइक करो फटाफट से जल्दी से सारे के सारे, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिनने नहीं किया हुआ है। फटाफट से सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट से मेरे भाई सारे के सारे। जिनने भी सेशन को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो सब्सक्राइब करने में तो बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को ना, सब्सक्राइब भी नहीं किया, ठीक है ना करो, है ना, आनंद लो तुम तो। मान बाई का विवाह किसके साथ हुआ? सलीम। क्या होगा? सलीम सही होगा भाई। अगला प्रश्न क्या है आपका? कर्मा गोरा ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया? शिक्षा के विकास के लिए, करों के विरोध के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए, 1857 की क्रांति के लिए? बताओ। कर्मा और गोरा नामक महिला ने अपने प्राणों का बलिदान क्यों किया, त्याग क्यों किया भाई? साथी इन्होंने जो अपने प्राणों का त्याग किया, बलिदान दिया, ये कर्मा और गोरा इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए दिया था। और इन्होंने जो सबसे पहले कर्मा और गोरा नामक महिला ने 1604 में रामासड़ी जोधपुर में बलिदान दिया। कहां पर? रामासड़ी। रामासड़ी कहां है? ये जोधपुर में है, रामासड़ी जोधपुर, ठीक है ना। पहला बलिदान इनके द्वारा दिया गया रामासड़ी जोधपुर में। अगला प्रश्न है, अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बढ़ता है? कुड़की गांव में, केजली गांव में, डाबड़ा गांव में, कुंदन गांव में? बताओ जल्दी से। अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां बढ़ता है? कुड़की गांव, केजली गांव, डाबड़ा गांव, कुंदन गांव? अगर हम बात करेंगे अमृता देवी की स्मृति में जो मेला लगता है साथियों, ये लगता है खेजली गांव में। यह चिपको आंदोलन के नेतृत्व में, चिपको आंदोलन की याद में यह मेला लगता है। इसको कहते हैं वृक्ष मेला। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो लगता है भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन ये मेला लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो आपके सामने है। निम्न में से वह कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि वह संसार की भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके, इस कारण इस महिला को राजस्थान की गांधारी भी कहा जाता है। कौन है बताइए? मीरा बाई है, गौरी बाई है, समान बाई चारण है, सहजो बाई है। कौन सी है बताइए फटाफट से जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। अगर प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे, यहां काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, शाबाश, जानदार, शानदार। चलो फटाफट फटाफट से आंसर सबका आना चाहिए। लाडलो इतने धीरे से ना चलो, लटको मत, पटक दूंगा, आना तो धड़ल्ले से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। हाँ वाह भाई, छा गए, बहुत बहुत धन्यवाद सब। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा ये रहा। रत्ना शास्त्री जो राज्य की प्रथम पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त महिला थी, निम्न में से ये किसकी पत्नी थी भाई? रत्ना शास्त्री ये किसकी पत्नी थी? दुर्गा प्रसाद शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, रामनारायण शास्त्री, गोपाल दास शास्त्री? बताइए क्या सही होगा इसका, जल्दी बराबर से। किसकी पत्नी थी भाई? रत्ना शास्त्री की अगर हम लोग बात करेंगे ना, रत्ना शास्त्री का संबंध किनसे बेटा? हीरालाल शास्त्री, एकदम सही होगा, हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी। क्या होगा? हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रत्ना शास्त्री, ये एकदम राइट आंसर होगा आपका। और अगला प्रश्न आपका है,
ये हो गया। प्रसिद्ध कला पारखी एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा गया था? प्रसिद्ध कला पारखी कौन? एरिक डिक्सन। इस एरिक डिक्सन ने कौन सी किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा था? बनी ठनी को, रागमाला को, सुपासना चरितम को, दीप्ति कला को? किसको कहा था भारत की मोनालिसा? बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने कहा था बनी ठनी को। बनी ठनी किशनगढ़ चैली का चित्र है। सावत सिंह, जिसको नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, उनके काल में बना मोर ध्वज निहाल चंद्र के द्वारा बनाया गया ना। तो अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? ब्रजनिधि के नाम से कौन सा शासक अपनी कविताओं को लिखता था? है ना। ब्रजनिधि के नाम से रचना कौन करता था? महाराणा बदन सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। वह कौन सा शासक है जो ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं किया करता था? बताओ। अबे ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं करता था सवाई प्रताप सिंह। जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह किसके नाम से रचना करता था? तो ये ब्रजनिधि के नाम से रचनाएं किया करता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो आपके सामने, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल लोक संगीत बताइए फटाफट से, जल्दी से। चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। क्या बात है। जल्दी जल्दी चलेंगे फटाफट से। अगर हम यहां बात करेंगे ना, हेला ख्याल लोक संगीत, बेटा ये कहां का है? दौसा सवाई माधोपुर से होगा ना। दौसा सवाई माधोपुर, एकदम राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, दौसा एंड सवाई माधोपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा मेरे भाई। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? भवाई, ख्याल, गौरी, तमाशा। मेरू नाट्य के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते भाई? मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है भाई। बाकी दिन का आधे ही बच्चे हैं आज तो, है ना। ये तो गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। शेयर करने मैं थोड़ी आऊंगा, ये थारो काम है तो तू कर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोनों चीजें पत्ती दबा के, दोनों तीन चीजें पत्ती दबा के होनी चाहिए। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, लठ में गाड़ दूंगा, है ना। ये मेरू नाट्य सही आंसर यहां पर काफी बच्चे दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं कई, तो देखो। चलो अगला प्रश्न क्या है आपका? चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायक शैली है, कहां की प्रसिद्ध है? चारबेत ये कहां की प्रसिद्ध है साथियों? राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायक शैली है। जैसलमेर की है, टोंक की है, बांसवाड़ा की है, श्री गंगानगर की है। कहां की पॉपुलर है ये? चलो जल्दी से बराबर से। वाह रे मेरे शेरों, छा गई, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, एकदम सही होगा टोंक। क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? हो जाएगा टोंक, बिल्कुल परफेक्ट होगा, टोंक सही है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? जिला बताना है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। और साथियों 9 सब्सक्राइब बाकी हैं अभी भी आपके टारगेट फिक्स में, फटाफट से उड़ा दो एक बार गर्दा। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा। हाँ, तो शाहपुरा प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। हालांकि नए जिलों में शाहपुरा को खुद को जिला बना दिया गया है, लेकिन मैं फिर कह दूं नए जिलों के बारे में अभी सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हमारा होगा, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। टोंक, डुंडाड़ी, पाली, बागड़ी, बारा, हाड़ौती, करौली, मेवाती। बताओ फटाफट से, जल्दी चलेंगे, फटाफट से आंसर देंगे सारे के सारे साथी, जल्दी चलेंगे और फटाफट से आंसर आएंगे सभी साथियों के। तो क्या होगा यहां पर? क्या आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों आपका? सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहां पर देखो, करौली में मेवाती बोली जाती है क्या? करौली में मेवाती बोली जाती है क्या? टोंक में, अरे जयपुर टोंक सवाई माधोपुर वाले एरिया में डुंडाड़ी बोली जाती है ना। पाली में बागड़ी सही है, हाड़ौती बारा में सही है, गलत कहां है? हाँ, करौली में मेवाती थोड़ी, अलवर भरतपुर में बोली जाती है ना मेवाती, तो मेवात वाले क्षेत्र में। चलो जयपुर वाला जो टच वाला पार्ट, हाड़ौती सॉरी गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है, चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। गोडवाड़ी बोली कहां बोली जाती है बताइए? गोडवाड़ी बोली जाती है लूनी बेसिन वाला पार्ट है। अब लूनी बेसिन कहां? इसमें चूरू में है क्या, बूंदी में है क्या, सिरोही में है क्या, अलवर में है? इनमें से कौन सा जिला होगा? चूरू, बूंदी, सिरोही, अलवर। बेटा गोडवाड़ी की बात करेंगे तो सिरोही सही होगा। यहां पर क्या सही होगा आपका? सिरोही सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा हमारा? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं साथियों, निम्न में से मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जिला नहीं है। इनमें से कोई एक जिला ऐसा है जो एमपी की सीमा पर नहीं स्थित है? कोटा,
बूंदी, बारा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा तो है मेरे भाई, भीलवाड़ा तो है, लेकिन बूंदी जो है ना राजस्थान का, ये मध्यवर्ती जिला है, ये किसी की सीमा नहीं लगाता, ये मध्यवर्ती है ना, ये मेरे साथियों ना ये आपके अंतरराष्ट्रीय लगाता, ना ये अंतरराज्यीय लगाता है, ये बीच में स्थित है। तो बूंदी मध्यवर्ती जिला है, बूंदी मध्यवर्ती जिला है साथियों। कौन सा जिला? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्व कौन सा है? दक्षिण पूर्व ये रहा। यहां कौन सा है? धौलपुर है, धौलपुर तो एकदम पूर्व में है। सवाई माधोपुर है, बाड़मेर, बाड़मेर यहां है, बारा है, बारा यहां है, तो 12 सही हो जाएगा ना, 12 सही होगा। धौलपुर, करौली ये तो यहां आ जाएंगे, धौलपुर सवाई माधोपुर तो यहां है, 12 यहां पर है, 12 आएगा इसमें, ऑप्शन डी सही होगा। 12 एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या होगा? 12 एकदम सही होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे साथियों, ये कह रहा है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल उसके पास की नदी के पेटे से नीचाई पर बसा हुआ है? कौन से कस्बे का धरातल उसके पास के नदी के पेटे से, जब पर्टिकुलर नदी की बात करेंगे साथियों, तो घग्गर बेसिन के नीचे बसा हुआ है आपका कौन सा? हनुमानगढ़ जंक्शन है ना, और लोनी बेसिन के नीचे बसा हुआ बालोतरा, बाड़मेर में है ना, तो बालोतरा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन यहां पर कर देंगे हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन सही होगा। अगला है, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? पाकिस्तान के साथ कौन सीमा नहीं लगाता भाई? 4 जिले लगाते हैं हमारे, नए जिलों के आधार पर 6 लगाते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कई लिखा हुआ है फलोदी लगाता है, कई में नहीं, तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, और नहीं अभी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बेटा राइट आंसर इसका होगा जोधपुर, क्योंकि जोधपुर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। ये तो अंतरराष्ट्रीय क्या अंतरराज्यीय भी नहीं लगाता, ये तो मध्यवर्ती जिला है। जोधपुर तो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है ना, बीकानेर लगाता है, गंगानगर लगाता है, जैसलमेर भी लगाता है। अगला प्रश्न क्या है? जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्ज से होकर गुजरता है? सोमेश, ये तो हो गया, वापस से कहा है, अच्छा रिपीटेड का ही आ रहा है, सही है। राजसमंद की कुबड़ पट्टी कहां है? सॉरी, राजस्थान की कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भाई कहां है बताइए? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहां है साथियों, जल्दी बताइए फटाफट से। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है? नागौर से लेकर के अजमेर तक, नागौर से अजमेर तक का जो भाग है, यहां के जल में फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। जयसमंद झील के सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? जयसमंद झील पर कितने टापू है? टोटल 7। सबसे बड़े का नाम बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटे का नाम प्यारी, इसी पर एक टापू जिसका नाम है बाबा का मगरा, जिस पर आइसलैंड एंड रिसोर्ट नामक होटल है। तो छोटा पूछा ना इसने, छोटा का नाम है प्यारी। जगमंदिर जगनिवास तो पिछोला के हैं साथियों। अगला है, स्थानीय भाषा में वराह नदी किसे कहते हैं? वराह नदी के नाम से किसको जाना जाता है साथियों? हमारा जो टारगेट है सब्सक्राइबर का 9 कम है, उसको पूरा कर देना फटाफट से, उसको पूरा करना है, फटाफट से हिट कर दो जाके धड़ाम से। हाँ चलो फटाफट आ जाओ सारे के सारे, शाबाश। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय भाषा में वराह किस नदी को कहा गया है? तो वराह नदी कहते हैं साथियों, ये कहते हैं आपकी रूपारेल को, रूपारेल नदी, इसी को कहा जाता है वराह नदी। रूपारेल नदी को क्या कहते हैं? रूपारेल नदी को ही कहा जाता है साथियों, वराह नदी के नाम से जानते हैं। और इसी का क्या नाम है? लसवारी नदी भी है, इसी को लसवारी नदी के नाम से भी जानते हैं। वराह मंदिर कहां है? बारह में है, सॉरी वराह मंदिर कहां है? पुष्कर में है। वराह नगरी किसे कहते हैं? बारह को कहते हैं। वराह की उपाधि किसे मिली थी? मिहिर भोज को मिली थी। अगला क्वेश्चन क्या है? उदयपुर सौर वेधशाला किस झील के किनारे है? उदयपुर में एक सौर वेधशाला स्थापित की गई है, कौन सी झील के किनारे स्थापित है? जयसमंद, पुष्कर, उदय सागर, फतेह सागर, बताओ। अरे कौन सी झील के किनारे? जल्दी चलो फटाफट से। बिल्कुल संजय, एकदम परफेक्ट कहा आपने, जल्दी चलो फटाफट से। अब तो शेयर करने की भी नहीं बोल रहा यार कि तुम लाइक करो शेयर करो, थारी मर्जी करे तो कर, ना करो तो मत कर यार, केवल चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या हुआ? सौर वेधशाला है फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील आपकी कहां है? ये उदयपुर जिले में है। फतेह सागर झील कहां है आपकी? ये आपकी उदयपुर जिले में है साथियों। अगला प्रश्न क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नागल, जिसमें राजस्थान का हिस्सा अभी मैंने बताया था शुरू में 15.22% है, ये कितने राज्यों की परियोजना है? राजस्थान मध्य प्रदेश की गलत आंसर, मध्य प्रदेश हरियाणा की गलत आंसर, राजस्थान गुजरात की गलत आंसर, राजस्थान पंजाब हरियाणा की सही आंसर। ऑप्शन डी पहरा की परियोजना है ये, पहरा, पंजाब हरियाणा राजस्थान, पहरा की संयुक्त परियोजना है ये, पंजाब हरियाणा राजस्थान। जाट शासक सूरजमल के द्वारा निर्मित झील है, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लूटो कहलाने वाला सूरजमल, उसके द्वारा कौन सी झील का निर्माण किया गया था? नवलखा झील का, नक्की झील का, सिलिसेट झील का, सुजानगंगा झील का।
तो बेटा सुजान गंगा तो कोई झील थी नहीं, सुजान गंगा मोती झील से निकाली गई नहर है। झील का क्या नाम है? मोती झील। झील का क्या नाम है? मोती झील है ना। तो यहां पर याद रखना साथियों, मोती झील सही होगा। सुजान गंगा क्या है? एक नहर है। और ये सुजान गंगा नहर कहां से निकाली गई है? ये निकाली गई है मोती झील से, और ये जाके गिरती है सीधी लोहागढ़ दुर्ग की खाई में। मोती झील से नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल प्राप्त होते हैं। नील हरित शैवाल, नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल कहां से प्राप्त होते हैं? तो मेरे साथियों ये होते हैं आपके मोती झील से। शाबाश, राम राम सा, गुड इवनिंग। चलो, खंबात की गाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है, इनमें से एक नदी अपना जल खंबात की गाड़ी में ले जाती, बताओ कौन सी है? खंबात की गाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। ये तो गलत हो जाएगा मेटरी मामला है ना, क्योंकि नर्मदा भी यहां पर डाली हुई है ना। इसमें एक में मैं डाल देता हूं बनास, बनास डाल देता हूं ना, तो फिर आप माही कर पाएंगे। फिर आप क्या कर देंगे? माही कर देंगे। सही है। डीडवाना झील का नमक न खाने योग्य होने का कारण क्या है? डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। यह सही बात है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं है भाई खाने योग्य? बताओ क्या रीजन है? डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है खाने योग्य? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फाइड की मात्रा, सल्फेट अधिक पाया जाता है। सोडियम सल्फेट अधिक पाया जाता है, क्लोराइड के स्थान पर किसका? सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण डीडवाना झील पर बनाए गए नमक का प्रयोग किसमें करते हैं? तो चमड़ा और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहां से किया गया था? सूरतगढ़, गंगानगर, नांता, कोटा, श्रीमाधोपुर, सिक्कर, भादरा, हनुमानगढ़। कहां से किया गया था? जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ, और भाई कितने सब्सक्राइब कम रहे तुम्हारे टारगेट में देख लेता हूं मैं, और पूरे कर देना। केवल 3 कम रहे रे, ओनली 3 कम रहे तो पूरे करो फटाफट से। कम रहने का नहीं है ना, जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया ना फटाफट से कर दो। कम नहीं रहने चाहिए। कम किस बात का भाई? हाँ, और इसका आंसर आप सभी साथी मुझे बताएंगे वीडियो के कमेंट में। अभी 8:30 बजे क्लास आ रही है, कौन सी? 8:30 बजे पशुपालन की क्लास आएगी। पशुपालन की क्लास है ना। पशुपालन की क्लास कितने बजे आएगी? 8:30 बजे आएगी। पशुपालन क्लास कितने बजे आएगी आपकी? 8:30 बजे। तो जो भी साथी इच्छुक हैं पशुपालन की क्लास में जुड़ने के लिए, वो 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको पहले ही बता दूं, आज ऑफर का लास्ट दिन है। आज ऑफर का लास्ट दिन है। जो भी साथी इच्छुक हैं पशु परिचय के पार्ट 1 के लिए संपूर्ण राजस्थान जीके के व्याख्यात्मक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। कितने? 500 प्लस प्रश्न हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, और प्रश्न इसमें 80% ऑफ के साथ केवल 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। प्रश्न कितने रुपए में दिए जा रहे हैं? ओनली फॉर 99, 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। ये जो है इसके लिए ऑफर अभी सीमित समय के लिए है। इसमें 500 प्लस प्रश्न होंगे, व्याख्यात्मक उत्तर होगा, परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे, और सभी टॉपिकों का इसमें समावेश किया गया है। अभी केवल 99 रुपए में, बाद में मत भूलना। आज लास्ट दिन है, आज रात 12 बजे इसका पेमेंट पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, अगर कोई पशु परिचर पार्ट बी में आपके आता है 45 नंबर का पशुपालन। पशुपालन का संपूर्ण कोर्स थ्योरी का है ये, इसमें क्वेश्चन नहीं है भाई, ये थ्योरी दे रहे हैं हम आपको ना। थ्योरी की क्लास, जिसमें लाइव क्लास पीडीएफ है ना, रिकॉर्डेड क्लास, ये मात्रा आपको कितने रुपए में मिल रही है? ओनली फॉर 70% ऑफ के साथ ओनली फॉर 299 रुपए में दे रहे हैं। कितने रुपए में? 299 रुपए में। और इसका भी ऑफर आज का लास्ट दिन है। तो जो भी साथी इच्छुक हैं लेने का, फटाफट से जाकर के परचेज कर सकता है। लिंक लाइव कमेंट में पिन किया हुआ है, आरएस स्टडी पॉइंट का। आपको लगता है कि सर कितनी बार हम पढ़ सकते हैं इसको? आप कई बार पढ़ सकते हो। लाइव क्लास को नहीं ले पाए, बाद में आप 10 बार देखो इसको, 50 बार देखो, 1000 बार देखो, कोई जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं करने वाला कि इतनी बार क्यों देख रहे हो, या फिर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उतारने की आपको जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलेगी। मतलब इसकी जो पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो उतारने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, जिसको आप अपनी एग्जाम तक पढ़ सकते हो। वो भी कितने रुपए में? ओनली फॉर 299 रुपए में। कितने रुपए में? केवल 299 रुपए में। लेकिन आज ये रात को 12 बजे के बाद इसका पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो सभी साथी क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ज्यादा से ज्यादा।
क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जाकर के फटाफट से वीडियो को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और जो भी मेरे साथी जुड़ना चाहते हैं पशुपालन क्लास में 8:30 बजे जरूर मेरे साथ जुड़े। इसी के साथ आज के हमारे इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं कल फिर ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।